अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू साइंस एम्पोरियम। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टू कैटेगरीज ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स व्हिच आर पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स. In the last lecture we discussed about the concept of dielectric materials, in which we studied the basics, the effects of dielectric materials on different systems, in which we took the best example of a capacitor. Also हमने काफ़ी सारी एग्जांपल्स देखी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स की, एंड देन वी स्टडीड द थ्री basic types of dielectric materials based on the state in which they exist. For example, we have solid dielectrics, we have liquid dielectrics, and we have gaseous dielectrics. Also हमने एक और चीज भी डिस्कस की थी, दैट इज द मेन कॉन्सेप्ट फॉर द पोलराइजेशन process, or has a significance in the polarization process, which is known as the electric dipole moment. So in order to get the best knowledge of these topics that I said right now, you need to go back to the first lecture of this series and watch that thoroughly. सो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज द डिफरेंस बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स. सबसे पहले जो हम डिफरेंस देखते हैं वो हम इनकी डेफिनेशंस का देखते हैं. तो जो आपके पास पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स होते हैं उनको हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि ये वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनमें जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस की, वो हमारे पास कॉन्साइड नहीं करते. तो ऐसे मॉलिक्यूल्स आपके पास क्या कहलाएंगे? पोलर डाइलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल्स या पोलर पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स कहलाएंगे. ऑन दी अदर हैंड आपके पास जो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स होते हैं, इनमें आपके पास जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे के साथ कॉन्साइड करते हैं. तो ऐसे जो आपके पास सब्सटेंसेस होंगे, ऐसे जो आपके पास मटेरियल्स होंगे, वो आपके पास क्या कहलाएंगे? नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स कहलाएंगे. The second difference between polar dielectric materials and non-polar dielectric materials is that कि polar dielectric materials में आपके पास परमानेंट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट मौजूद होता है, वेयर एज आपके पास जो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स होते हैं इनमें परमानेंट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट मौजूद नहीं होता. आपके पास जो पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स होते हैं, जब आपके पास एब्सेंस होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो स्टिल इनमें रेंडमली ओरिएंटेड डायपोल मोमेंट्स मौजूद होते हैं. ठीक है, डायपोल्स मौजूद होते हैं. वेयर एज जो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स होते हैं उनमें जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया होता तो तब आपके पास जो है कोई डायपोल नहीं मौजूद होते. सो दैट इज वाई हम ये पॉइंट लेके आते हैं कि आपके पास जो पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स होते हैं इनमें परमानेंट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है, जबकि जो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स होते हैं इनमें परमानेंट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट नहीं होता. इसके अलावा आपके पास एक और पॉइंट आता है जो कि कहता है कि जो पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स होते हैं वो आपके पास क्या होते हैं? हीट्रोपोलर मॉलिक्यूल्स से मिलकर बनते हैं. वेयर एज आपके पास जो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स होते हैं वो होमोपोलर मॉलिक्यूल्स से बनते हैं, जिनकी एग्जांपल्स आप देख सकते हैं. आपके पास जो पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स हैं जो कि हीट्रोपोलर मॉलिक्यूल्स है वो कौन कौन से हैं? HCl है, HBr है, H2O है, एटसेट्रा. वेयर आपके पास जो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स है जो कि होमोपोलर इन नेचर होते हैं, उनमें आपके पास एग्जांपल्स आती है H2N2O2 एटसेट्रा. नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जाते हैं, उससे पहले आप ये देख लें, यहाँ पे आपके पास ये जो फर्स्ट फिगर आप देख रहे हैं, यहाँ पे आप पोलर मॉलिक्यूल्स को देख रहे हैं. ये आपके पास है H2O, ये आपके पास है HCl. आप देख सकते हैं कि दोनों जो है, दोनों मॉलिक्यूल्स के जो सेंटर्स है वो कॉन्साइड नहीं कर रहे. ठीक है, वेयर एज यहाँ पे अगर आप नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स को देखें जिसमें आपके पास H2 आ रहा है और CO2 मॉलिक्यूल आ रहा है, यहाँ पे आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि इनके जो सेंटर्स हैं वो एक दूसरे के साथ कॉन्साइड कर रहे हैं. आपको एक ओवरलैप शो हो रहा है. आल्सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब हम पोलर मॉलिक्यूल्स के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं और जब एब्सेंस होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो किस किस्म का इफेक्ट आता है? एज आई सेड, जब आपके पास पोलर मॉलिक्यूल्स में एब्सेंस होती है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो आपके पास जो डायपोल्स होते हैं वो मौजूद होते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं? रेंडमली ओरिएंटेड होते हैं. वेयर एज जब आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आप इसके ऊपर अप्लाई करते हो तो आपके जो डायपोल्स होते हैं वो अरेंज हो जाते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, तो ये आपके पास हो गए हैं. एक फिगर के थ्रू आपने समझ लिया, ये आपने फिगर बनाना है आपके क्वेश्चन में जब वो आएगा. यहाँ पे आप देख सकते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स भी देख सकते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स भी देख सकते हैं, एंड इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऑन पोलर मॉलिक्यूल्स आप देख सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट आपका इसी इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड है कि पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स में क्या होता है जब आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की एब्सेंस होती है, और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स में क्या होता है जब आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की एब्सेंस होती है. तो पहले देखते हैं कि पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स में क्या होता है. सो इन द एब्सेंस ऑफ एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ पोलर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस आर अरेंज्ड इन इर्रेगुलर मैनर ड्यू टू द थर्मल एनर्जी. ठीक है, चूंकि आपको पता है कि आपके जो एटम्स होते हैं वो हमारे पास कंटिन्यूअसली थर्मल एजिटेशन उनमें मौजूद होती है, कंटिन्यूअसली वो वाइब्रेट करते रहते हैं, जिसकी वजह से आपके पास थर्मल एजिटेशन आ जाती है, थर्मल एनर्जी आ जाती है. और इसी थर्मल एनर्जी की वजह से पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स में जो है आपके पास एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की एब्सेंस की वजह से जो आपके डायपोल्स होते हैं वो इररेगुलर मैनर में अरेंज्ड होते हैं.
Now, due to this, any volume of a substance which has molecules in large amount has zero resultant dipole moment, and thus the resultant dipole moment of a substance is zero. तो चूंकि अब यहाँ पे आपके पास रैंडम ओरिएंटेशन है सारे डायपोल्स की, तो वो क्या करेंगे, वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसल आउट कर देंगे, और आपके पास जो रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट आएगा वो क्या आएगा, आपके पास जीरो आएगा. सो पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स में इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट आपके पास जीरो होता है, लेकिन इंडिविजुअल एटम्स का डायपोल मोमेंट एक्सिस्ट करता है. नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स की अगर हम बात करें, तो जब आपके पास एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसकी एब्सेंस होती है, तो ऑफ कोर्स नेट डायपोल मोमेंट आपके पास जीरो होता है, आपके पास किसी किस्म की पोलराइजेशन नहीं करती, और आल्सो साथ ही साथ आपके पास जो इंडिविजुअल डायपोल मोमेंट्स होते हैं वो भी जीरो होते हैं. ठीक है, क्यों जीरो होते हैं, क्योंकि आपके पास जो सेंटर ऑफ ग्रेविटीज होती हैं, वो उनके एटम्स की जो सेंटर ऑफ ग्रेविटीज होती है ऐसे मॉलिक्यूल्स की, वो हमारे पास क्या कर रहे होते हैं, कोइंसिडेंट होते हैं एक दूसरे के साथ. सो दैट इज व्हाई हमारे पास यहाँ पे पोलराइजेशन नहीं अकर करती जब हमारे पास एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है. ठीक है, और वी कैन से कि इंडिविजुअल डायपोल मोमेंट्स एग्जिस्ट नहीं करते इन नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स. ठीक है, वेयर एज अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस करें, यानी कि हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करें, तो तब क्या होगा. लेट्स सी फॉर द पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स फर्स्ट. So on placing the substance in an external electric field, each molecule applies torque on the dipole that tries to align the molecule along the direction of the external electric field. On increasing the electric field intensity of the external electric field, more of the molecules gets aligned themselves in the direction of the external electric field. Thus, there is a net dipole moment in the substance. तो आप जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करोगे ऑन अ पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, तो क्या होगा कि जो अंदर हमारे पास रेंडमली अरेंज या रेंडमली ओरिएंटेड डायपोल्स मौजूद हैं, उनके ऊपर टॉर्क अप्लाई होगा. ठीक है, टॉर्क इज अ टाइप ऑफ फोर्स, वो आपके पास इसके ऊपर अप्लाई होगी, जिसकी वजह से आपके जो ये रेंडमली अरेंज डायपोल्स है वो अलाइन होना शुरू हो जाएंगे इन द डायरेक्शन ऑफ द एक्सटर्नल फील्ड. एंड जितनी ही आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बढ़ाते जाओगे, उतने ही आपके पास ज्यादा बेटर अलाइनमेंट आएगी, और आपके पास इस तरह से क्या हो जाएगी, पोलराइजेशन अकर हो जाएगी, और अब आपके पास एक फाइनाइट अमाउंट ऑफ रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट होगा, यानी कि आपके पास अब नेट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा. इन द केस ऑफ नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, जब आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस होती है, तो आपके जो चार्जेस होते हैं वो एक डिस्टेंस के साथ सेपरेट हो जाते हैं, यानी कि आपके पास डायपोल्स की क्रिएशन हो जाती है, जिसकी वजह से आपके पास क्या हो जाता है कि रिजल्टिंग पोलराइजेशन अकर हो जाती है, एंड जो है आपके पास फाइनाइट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट आ जाता है. तो देखिए यहाँ पे भी आपके पास फर्क है इन द प्रेजेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड. जो आपके पास पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स थे उनमें ऑलरेडी डायपोल्स मौजूद थे, बट वो इरेगुलरली अरेंज थे या ओरिएंटेड थे, जिसकी वजह से, जिसके लिए हमें कोई एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत थी, किसी एक्सटर्नल स्टिमुलाई की जरूरत थी, विच वाज इन द फॉर्म ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. लेकिन जो आपके पास नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स थे, उसमें आपके पास ओरिजिनली आपके पास डायपोल्स एग्जिस्ट नहीं कर रहे थे. तो आप क्या कर रहे थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड को जब आप अप्लाई कर रहे हो, तो वो बेसिकली आप इसलिए अप्लाई कर रहे हो कि आपके पास पहले डायपोल्स बने, डायपोल्स बनने के बाद आपके पास क्या होगी, पोलराइजेशन अकर होगी, एंड आपके पास तभी नेट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट आएगा. तो ये आपके पास है डिफरेंस बिटवीन polar dielectric materials and non-polar dielectric materials under the influence of external electric field and in the absence of external electric field. ठीक है, नेक्स्ट आपके पास पॉइंट आता है कि जो आपके पास पोलर डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं वो हमारे पास पोलर कंपाउंड से बनते हैं. ठीक है, पोलर कंपाउंड्स जो होते हैं वो आपके पास एक्चुअली क्या होते हैं, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं, और ये हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते. जबकि जो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स होते हैं वो बेसिकली नॉन पोलर कंपाउंड्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते. तो दोनों जो है आपके पास इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते, लेकिन एक आपके पास पोलर कंपाउंड से बना होता है, दूसरा आपके पास नॉन पोलर कंपाउंड से बना होता है. पोलर कंपाउंड्स कौन से होंगे, जो हेट्रोपोलर होंगे, वेयर जो नॉन पोलर कंपाउंड्स होंगे वो आपके पास होमोपोलर होंगे इन नेचर. इसके अलावा आपके पास जो पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स होते हैं वो एसिमेट्रिक होते हैं, वेयर एज जो आपके पास नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स होते हैं वो सिमेट्रिक होते हैं. आपके पास जो पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स होते हैं वो मटेरियल्स होते हैं कि जो प्रॉपर्टी ऑफ पोलैरिटी शो करते हैं, यानी कि इनमें दो ऑपोजिट पोल्स एग्जिस्ट करते हैं, वेयर जो आपके पास नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स होते हैं ये आपको शो करते हैं, ये आपको प्रॉपर्टी ऑफ पोलैरिटी जो है वो शो नहीं करते, क्योंकि इनमें सेम पोल्स मौजूद होते हैं, तो इनमें वो पोलैरिटी का कॉन्सेप्ट नहीं आता. सपोज आपके पास हम H2 की एग्जांपल ले लें, तो दोनों H जो है वो दोनों इलेक्ट्रोपॉजिटिव है. ठीक है, तो दो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम्स जो है वो मिलके H2 का मॉलिक्यूल बना रहे हैं. सो यहाँ पे हमारे पास जो है वो ऑपोजिट पोलैरिटी एग्जिस्ट नहीं करती. ठीक है, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स में आपके पास पोलैरिटी की प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करती, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स में एग्जिस्ट करती है. ठीक है,
तो ये सारी की सारी आपके पास थी डिफरेंसेस बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर डाई इलेक्ट्रिक्स। नेक्स्ट जो आपके पास आता है वो आपके पास आती है डिफरेंस बिटवीन डाई इलेक्ट्रिक्स एंड इंसुलेटर्स। अबाउट 12 डिफरेंसेस मैंने आप लोग के लिए यहाँ पे मेंशन की हुई हैं, जिनको अब वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले जो आपके पास डाइलेक्ट्रिक और इंसुलेटर के दरमियान डिफरेंस है, दैट इज ऑफ कोर्स देयर डेफिनेशन। तो आप डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स को कैसे डिफाइन करते हो? आप इनको डिफाइन करते हो एज द मटेरियल्स दैट अलाउज टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन एन अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड अ डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, वो मटेरियल जो आपके पास इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो जो है वो अलाउ करता है जब इसके ऊपर हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, तो ऐसे जो आपके पास मटेरियल्स होते हैं उनको हम डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल्स कहते हैं। वेयर एज ऑन दी अदर हैंड आपके जो इंसुलेटिंग मटेरियल्स होते हैं, ये आपके पास वो मटेरियल्स होते हैं कि जो आपके पास फ्लो को अलाउ नहीं करता है इलेक्ट्रिक करंट की, जब हम इसके ऊपर अप्लाई करते हैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, यानी कि इंसुलेटर मटेरियल्स जो होते हैं ये वो मटेरियल्स होते हैं जिनके ऊपर जब आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हो तो तब भी आपके पास जो है करंट का फ्लो नहीं होता। इसके पीछे का जो रीजन है वो हम फर्स्ट लेक्चर में भी एक्सप्लेन कर चुके हैं। अभी मैं आप लोग को फिर से थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स होते हैं इनमें कुछ हमारे पास फ्री चार्ज कैरियर्स मौजूद होते हैं, वेयर जो इंसुलेटर्स होते हैं इनमें आपके पास एक भी फ्री चार्ज कैरियर मौजूद नहीं होता। सो दैट इज वाई आपके पास जो एक इंसुलेटिंग मटेरियल होता है उसमें चाहे आप इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई कर भी दो, तब भी आपके पास करंट का फ्लो आप नहीं देखोगे। सेकेंड पॉइंट की तरफ आते हैं, तो आपके पास जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स होते हैं वो स्टोर करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज को, जिसको हमने जब हम कैपेसिटर के बारे में डाइलेक्ट्रिक्स को एक्सप्लेन कर रहे थे तो तब हमने समझ लिया था कि जब आप एक कैपेसिटर के पैरेलल प्लेट्स के दरमियान आप अपना डाइलेक्ट्रिक प्लेस करते हो तो आप देख सकते हो कि जो आपका कैपेसिटर है उसकी जो कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज हो जाती है, यानी कि ज्यादा चार्ज आपके पास स्टोर होता है। तो जो चार्ज की स्टोरिंग कैपेसिटी होती है वो मतलब बढ़ जाती है, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ द डाइलेक्ट्रिक। तो डाइलेक्ट्रिक बेसिकली आपके पास क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक चार्ज को एक्यूमुलेट कर रहा है या स्टोर कर रहा है। वेयर ऑन दी अदर हैंड आपका जो इंसुलेटर होता है वो इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर नहीं करता। ठीक है, इसके अलावा आपके पास जो डाइलेक्ट्रिक है, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करते हैं तो वो इजीली क्या हो जाता है, पोलराइज हो जाता है, जबकि जो इंसुलेटर है उसको आप पोलराइज नहीं कर सकते व्हेन इट इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके अलावा आपके पास जो डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं वो वीकली बॉन्ड होते हैं कंपेयर टू द इंसुलेटर्स, वेयर एज जो इंसुलेटर्स होते हैं इनमें आपके पास कोवलेंट बॉन्ड होते हैं। अब ये जो हमने पॉइंट डिस्कस किया है, दिस इज एन अनदर रीजन for why insulators do not allow the flow of electric current and dielectrics does allow the फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखिए, कोवलेंट बॉन्ड आपके पास एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ठीक है, और ये आपके पास बनता है बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो आपके पास इंसुलेटर्स में ये स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, वेयर इज डाइलेक्ट्रिक में एक वीक बॉन्ड है। वीक बॉन्ड को तोड़ना आसान होता है, जबकि कोवलेंट बॉन्ड जो है उनको तोड़ना आसान नहीं होता, में बहुत हाई एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। सो दैट इज वाई जो इंसुलेटर्स होते हैं इनमें आपके पास किसी किस्म का करंट फ्लो नहीं करता, वेरएज क्योंकि इनमें लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद नहीं होते, चार्ज कैरियर्स मौजूद नहीं होते। वेरएज जो डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं इनमें लूजली बाउंड चार्ज कैरियर्स मौजूद होते हैं, क्योंकि ये वीकली बाउंड होते हैं और थोड़ी सी भी इनकी कंडीशंस को चेंज कर दिया जाए तो ये जो है हमारे पास करंट की फ्लो को अलाउ करते हैं। ये हमारे पास हो गई फोर डिफरेंसेस। नेक्स्ट डिफरेंस की तरफ आते हैं, तो आपके पास जो डाइलेक्ट्रिक होते हैं इनकी कंडक्टिविटी हाई होती है, वेरएज जो इंसुलेटर्स होते हैं उनकी लो कंडक्टिविटी होती है। अगेन क्योंकि आपके पास डाइलेक्ट्रिक्स के अंदर चार्ज कैरियर्स मौजूद होते हैं, ज्यादा नहीं होते, कम होते हैं लेकिन मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से इनकी कंडक्टिविटी कंपेयर टू इंसुलेटर हाई होती है। यहाँ पे ये चीज भी आपने माइंड में रखनी है कि ये जो कंडक्टिविटी की हम बात करें, दिस इज इन कंपैरिजन विद द इंसुलेटर। ठीक है, कंडक्टर्स के साथ हम कंपैरिजन नहीं करें, जो कंडक्टर्स की कंडक्टिविटी है दैट इज हायर देन द कंडक्टिविटी ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक। ठीक हो गया, तो ये चीज आपने इधर कंफ्यूज नहीं करना खुद को। जो डाइलेक्ट्रिक है उनकी हाई कंडक्टिविटी है बट इन कंपैरिजन टू द इंसुलेटर, नॉट इन कंपैरिजन टू द कंडक्टर। ठीक है, इंसुलेटर्स की लो कंडक्टिविटी है क्योंकि दे डजंट अलाउ द फ्लो ऑफ करंट और डज नॉट अलाउ द फ्लो ऑफ चार्जेस। ठीक है, इसके अलावा जब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स की कंडक्टिविटी हाई हो गई है तो इन टर्न इनकी जो रेजिस्टिव पावर होगी वो क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। वेयर जो इंसुलेटर्स जो है इनकी लो कंडक्टिविटी है तो इनकी जो रेजिस्टिव पावर होगी वो हाई हो जाएगी, यानी कि ये करंट के फ्लो को हाई रेजिस्टेंस शो करेंगे इंसुलेटर्स, वेयर जो डाइलेक्ट्रिक्स है वो करंट के फ्लो को लो रेजिस्टेंस शो करेंगे। अब आपके पास जो है जितने भी इंसुलेटर्स होते हैं वो आपके पास डाइलेक्ट्रिक्स के तौर पर काम नहीं कर सकते। ठीक है, आई एम शोइंग दिस पॉइंट फर्स्ट। ठीक है, आपके पास इंसुलेटर्स जो होते हैं, तमाम इंसुलेटर्स वो डाइलेक्ट्रिक्स की तरह काम नहीं करते, वेयर एज जितने भी आपके पास डाइलेक्ट्रिक्स हैं वो इंसुलेटर्स की तरह काम करते हैं। हमें पता है कि डाइलेक्ट्रिक्स डू नॉट कंडक्ट।
ठीक है। जब आपके पास डाइलेक्ट्रिक के ऊपर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया होता तो वो कंडक्टिविटी भी शो नहीं करता, तो वो किस चीज की तरह काम कर रहा है, ऑफकोर्स इंसुलेटर की तरह काम कर रहा है। वेयर जो इंसुलेटर्स होते हैं वो आपके पास डाइलेक्ट्रिक्स की तरह काम नहीं कर सकते इवन इफ यू अप्लाई द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। डेफिनेशंस में भी हमने डिस्कस कर लिया है, और अगर आपको इसका रीजन और डीपली जानना है तो आप फर्स्ट लेक्चर को जरूर देखें। मैं आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी, आप लोग प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हो, फंक्शनल मटेरियल की प्लेलिस्ट है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं, तो जो डाइलेक्ट्रिक होता है इट रिक्वायर्स द प्रोटेक्शन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक को हमें प्रोटेक्शन की देने की जरूरत होती है क्योंकि इसके अंदर हमारे पास एक कंडक्टिंग मटेरियल की प्रेजेंस होती है, ठीक है। वेयर जो इंसुलेटर्स है दे डज नॉट रिक्वायर प्रोटेक्शन ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल। जो इंसुलेटर्स होते हैं इनको हम किसी किस्म की प्रोटेक्शन देने की जरूरत नहीं होती कि क्योंकि इनमें जो है कंडक्टिंग मटेरियल जो है वो मौजूद नहीं होता। डाइलेक्ट्रिक्स जो है इनकी हमारे पास हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, वेयर इंसुलेटर्स जो होते हैं इनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लो होता है। ऑफ कोर्स डाइलेक्ट्रिक जो है वो डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, इंसुलेटर शो नहीं करते, तो डाइलेक्ट्रिक का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा वो हाई होगा और इंसुलेटर्स का लो होगा। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जाते हैं। डाइलेक्ट्रिक जो है इट इज यूज्ड फॉर फ्लोइंग इलेक्ट्रिक करंट टू द डिजायर्ड पाथ, वेयर एज इंसुलेटर इज मेनली यूज्ड फॉर लिमिटिंग करंट टू द डिजायर्ड पाथ। ठीक है, आपके पास क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक जो है उसको हम इसलिए यूज करते हैं ताकि आप जो है इलेक्ट्रिक करंट को एक डिजायर्ड पाथ, यानी कि आपने सपोज आपके पास टू वायर्स हो, आप चाहते हैं कि वायर वन में से करंट पास करे और वायर टू में से पास ना करे, तो आपकी डिजायर्ड पाथ है वायर वन, ठीक है। तो आपका करंट उसी वायर वन में से पास करे तो उसके लिए आप क्या यूज करोगे, एक डाइलेक्ट्रिक का यूज करोगे। वेयर जो इंसुलेटर्स है उसको ज्यादातर इस चीज के लिए यूज किया जाता है कि आप करंट जो है उसको लिमिट कर दें इन द डिजायर्ड पाथ, ठीक है। सपोज आपने वही एग्जांपल लेते हैं वायर वन एंड वायर टू की, आप चाहते थे कि वायर वन जो है उसमें से करंट फ्लो हो तो आपने उसके लिए एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का यूज किया, वेयर जो वायर टू था उसमें आप नहीं चाहते कि करंट फ्लो करे तो आपने उसके लिए क्या यूज किया, एक इंसुलेटिंग मटेरियल का यूज किया। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास आता है कि द डाइलेक्ट्रिक मीडिया फाइंड्स इन द फॉर्म ऑफ ड्राई एयर, वैक्यूम, डिस्टिल वाटर एक्सेट्रा। अच्छा, जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का मीडियम होता है, डाइलेक्ट्रिक मीडिया होता है या मीडियम होता है, वो आपके पास या तो ड्राई एयर होगा या वैक्यूम होगा या डिस्टिल वाटर होगा या आपके पास ये कोई पॉलीमर होगा या आपके पास कॉम्पोजिट होगा, ठीक है। हमने बहुत सारे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स की टाइप्स देखे हैं जब हम डिस्कस कर रहे थे, एग्जाम्पल्स देखे जब हम डिस्कस कर रहे थे टाइप्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट, ठीक है। हमने सॉलिड लिक्विड गैस डाइलेक्ट्रिक्स को डिस्कस किया था जिसमें हमने बहुत सारी एग्जांपल्स देखी है डाइलेक्ट्रिक्स की। आज आपके पास मीका भी एक डाइलेक्ट्रिक है, तो ये जितने भी डाइलेक्ट्रिक्स है इनको हम यूज कर सकते हैं एज अ डाई इलेक्ट्रिक मीडिया। वेर जो इंसुलेटर्स होते हैं इनमें जो हम मीडिया यूज करेंगे या इंसुलेटर्स को जिस फॉर्म में हम यूज करते हैं वो आपके पास होता है ग्लास, कॉटन, प्लास्टिक, मीका, रबर एक्सेट्रा। तो ये आपके पास सारे के सारे क्या है, ये एग्जांपल्स हैं इनकी, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक की एग्जांपल्स क्या है, ड्राई एयर है, वैक्यूम है, डिस्टिल वाटर है। वेयर जो इंसुलेटर है उसकी एग्जांपल्स क्या है, ग्लास, कॉटन, प्लास्टिक, मीका, रबर। अच्छा, अब मीका मैंने अभी आपसे कहा कि ये डाइलेक्ट्रिक की एग्जांपल है जबकि ये तो एक इंसुलेटर की एग्जांपल में आ रहा है। सो आर डाइलेक्ट्रिक्स कैन बी इंसुलेटर्स, ठीक है। तो सारे के सारे डाइलेक्ट्रिक्स जो होते हैं वो इंसुलेटर्स हो सकते हैं। तो मीका जो है वो एक डाइलेक्ट्रिक है जो कि इंसुलेटर की तरह काम कर सकता है, तो हम इसकी एग्जांपल ले सकते हैं इन इंसुलेटर, ठीक है। एयर भी देखें, एयर भी इंसुलेटिंग है, अगर एयर कंडक्टिंग होती तो हम सब तो करंट से कब के मर चुके होते, ठीक है। इसके अलावा जो डिस्टिल वाटर होता है वो भी आपके पास क्या होता है, वो भी आपके पास इंसुलेटिंग होता है। आपके पास जो प्योर वाटर होता है ना वो इंसुलेटिंग होता है, जबकि जिस वाटर में इम्प्योरिटी होती है वहां पे आपके पास क्या होता है, वो कंडक्टिंग बन जाता है, ठीक है। इसके अलावा आपके पास जो लास्ट पॉइंट है दैट इज इट इज यूज्ड इन द बैटरी कैपेसिटर, पावर केबल्स। अब इनकी एप्लीकेशंस के बारे में हम बात करें तो जो आपके पास डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं वो किधर किधर यूज होते हैं, वो आपके पास ये एप्लीकेशंस भी अगेन हम टाइप्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन चले एक दफा फिर भी डिस्कस कर लेते हैं। तो डाइलेक्ट्रिक की एग्जांपल क्या है या एप्लीकेशंस क्या है, बैटरीज हैं, कैपेसिटर्स हैं, पावर केबल्स हैं, मिनरल ऑयल है, स्पेशली इन टैंक ट्रांसफार्मर्स, ट्रांसफार्मर टैंक्स, डाइलेक्ट्रिक रेजोनेटर है, ऑसिलेटर, डीआरओ एक्सेट्रा, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक रेजोनेटर, ऑसिलेटर, डीआरओ एक्सेट्रा, दीज आर ऑल द एप्लीकेशंस ऑफ व्हाट, डाइलेक्ट्रिक्स, ठीक है। इसके अलावा जो इंसुलेटर की एप्लीकेशंस है वो किधर किधर है, ट्रांसमिशन लाइंस में है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स में है और बाकी कंडक्टिंग वायर्स में इनको यूज किया जाता है। ऑफ कोर्स आप ये जो वायर्स यूज करते हैं इनके ऊपर हम काफी सारी इंसुलेटिंग लेयर्स लगाते हैं ताकि जब हम इन वायर्स को पकड़ें तो ये हमें करंट ना दे, क्योंकि इन वायर्स को पकड़ के ही आप स्विच में ऐड करोगे ना, तो ये आपको करंट क्यों नहीं देता, क्योंकि इस इनके ऊपर बहुत सारी हम इंसुलेटिंग लेयर्स लगाते हैं। तो ये आपके पास हो गई डिफरेंस बिटवीन डाइलेक्ट्रिक्स एंड इंसुलेटर्स, दीज आर 12 डिफरेंसेस एंड आर इनफ फॉर अ लॉन्ग क्वेश्चन एज वेल एज फॉर अ शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे आप इस फिगर में देख सकते हो कि आपके पास डाइलेक्ट्रिक्स जो है वो इंसुलेटर्स हो सकते हैं लेकिन इंसुलेटर्स जो है वो डाइलेक्ट्रिक्स नहीं हो सकते, ठीक है।
तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। इंशाल्लाह मैं आप लोग से मिलती हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे पोलराइजेशन, टाइप्स ऑफ पोलराइजेशन एंड पोलराइजेबिलिटी। सो टेक केयर, अल्लाह हाफिज, कीप स्टडीइंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।